हमारा दिमाग काम के हिसाब से अलग अलग मात्रा में ऊर्जा खर्च करता है। हमारा दिमाग किसी भी अनुभव को सीधे याद नहीं रख सकता। हमारे पास अलग अलग तरह की यादें होती हैं और वे किसी स्थिति को अलग अलग तरीके से याद रखती हैं। हेलो ब्रेन फास्ट समरी हिंदी बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां आप पूरी किताबों के सार देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का पूरा सार। डैनियल काहनमैन ने इस किताब में अपनी 30 साल की रिसर्च का अनुभव शामिल किया है। उन्होंने हमें बताया है कि हमारे दिमाग में 2 सिस्टम होते हैं जिनके आधार पर हम व्यवहार करते हैं और फैसले लेते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फैसले लेते वक्त और अनुमान लगाते वक्त कैसे गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। डैनियल काहनमैन ने सरल उदाहरणों और प्रयोगों के जरिए दिमाग के कुछ बेहतरीन राज बताए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी जा रही कीमती जानकारी में खोने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए जीवन बदलने वाली और प्रेरणादायक किताबों के पूरे सारांश लेकर आता हूँ। हमारे चैनल पर अब पूरी किताब के सारांश की जगह हर चैप्टर के चैप्टर समरी वाले वीडियो मिलेंगे, ताकि किताब की कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए। तो अगर आपने अभी तक फास्ट समरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिले। इस वीडियो के अंत में मैं सारी जरूरी बातें संक्षेप में दोहराऊंगा ताकि आप आसानी से याद रख सकें। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलो सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पार्ट 1, 2 सिस्टम्स। हमारे दिमाग में हमेशा एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म चल रही होती है। उसमें मनोरंजन, ड्रामा और टेंशन होता है। इसमें मुख्य रूप से 2 किरदार होते हैं। पहला सिस्टम 1 जो अपने आप चलता है, तेज होता है और सहज ज्ञान वाला होता है, और दूसरा सिस्टम 2 जो सोच समझकर धीरे धीरे और हिसाब किताब करके काम करता है। सिस्टम 1 बिना हमारी मर्जी के तुरंत और तेजी से काम करता है। जब आप अचानक कोई तेज आवाज सुनते हैं तो आप इस सिस्टम को महसूस कर सकते हो। ऐसे मौकों पर आपकी पूरी ध्यान अचानक उस आवाज की तरफ चली जाती है। ये बहुत तेज काम करता है, इसीलिए इसे तेज सोच कहा जाता है। सिस्टम 1 इस तरह से विकसित हुआ है कि यह हमें रोजमर्रा के कामों और मुश्किल समय में जल्दी फैसले लेने में मदद करता है। सिस्टम 2 दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें सूचित फैसले लेने, तर्क करने और विश्वास बनाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल आत्मनियंत्रण, विकल्प चुनने और किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है। ये धीरे धीरे काम करता है, इसीलिए इसे धीमी सोच कहा जाता है। ये जानने के लिए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, चलो एक समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। बल्ला और गेंद की कुल कीमत 110 रुपए है। बैट की कीमत गेंद से 100 रुपए ज्यादा है, तो गेंद की कीमत कितनी होगी? जो पहला जवाब आपके दिमाग में आएगा वो होगा 10 रुपए। ये सिस्टम 1 की तेज और ऑटोमेटिक सोच का नतीजा है, लेकिन ये जवाब गलत है। चलिए फिर से इस सवाल को हल करते हैं। बैट की कीमत गेंद से 100 रुपए ज्यादा है, मतलब गेंद की कीमत 5 रुपए होगी और बैट की कीमत 105 रुपए। अगर आप थोड़ी सोचें तो ये बात आसानी से समझ आ जाएगी। असल में ऐसा इसीलिए हुआ कि सवाल सुनते ही सिस्टम 1 ने तुरंत जवाब दे दिया। यह अपनी सहज ज्ञान के आधार पर काम करता है, लेकिन दिक्कत ये है कि यह बिना सोचे समझे बहुत जल्दी जवाब दे देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिस्टम 1 बेकार है। सिस्टम 1 उतना ही काम का है जितना सिस्टम 2। असल में सिस्टम 1 इस तरह से विकसित हुआ है कि यह कम से कम ऊर्जा लगाकर ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। जैसे हम ये सब काम बिना ज्यादा सोचे समझे अपने आप कर लेते हैं, जैसे ब्रश करना, कुछ लिखना, ड्राइविंग करना आदि। सोचो अगर हमें ये रोजाना के काम हर दिन सीखने पड़े तो कितना समय और ऊर्जा लगती। सिस्टम 1 की मदद से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। जब सिस्टम 1 को लगता है कि वो कोई समस्या खुद से हल नहीं कर सकता या कोई काम नहीं कर सकता, तो वो सिस्टम 2 की मदद मांगता है। ये बैट और बॉल वाला सवाल सुनते ही सिस्टम 1 ने सोचा कि ये बहुत आसान है और इसे खुद ही जल्दी से जवाब दे सकता है। हमारे दिमाग का काम करने का तरीका ऐसा है कि हम कम से कम ऊर्जा खर्च करके कम से कम समय में कोई काम पूरा कर लें। इसे कम से कम प्रयास का नियम कहते हैं। सिस्टम 2 का इस्तेमाल करने में बहुत ऊर्जा और समय लगता है, इसीलिए हमारा दिमाग ज्यादातर काम सिस्टम 1 की मदद से ही करने की कोशिश करता है। मान लो तुम्हें SOP लिखा दिखे तो तुम क्या सोचोगे? शायद कुछ खास नहीं, लेकिन अगर पहले तुम ईट शब्द देखो और फिर सोप देखो तो बड़ी संभावना है कि तुम इस खाली जगह में यू डालकर सोप शब्द बना लोगे। लेकिन अगर तुम्हें EAT की जगह शॉवर दिखाया जाए तो तुम उस खाली जगह में A डालकर सोप शब्द बना लोगे। इस पूरे प्रोसेस को प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग में जब हम कोई शब्द पढ़ते हैं तो अपने आप उससे जुड़े हुए दूसरे शब्द हमारे दिमाग में आ जाते हैं। प्राइमिंग न सिर्फ हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे व्यवहार को भी बदल देती है।
जैसे हमारे दिमाग पर कुछ शब्द सुनने या पढ़ने का असर होता है, वैसे ही हमारे शरीर पर भी असर पड़ सकता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें कुछ अक्षर छात्रों को दिए गए और उनसे कहा गया कि वे ऐसे शब्द बनाएं जो बुढ़ापे को दर्शाते हों। उन छात्रों ने रिंकल, झुर्रियां, ग्रे, सफेद बाल और बॉल्ड, गंजा जैसे शब्द बनाए। इसके बाद इन छात्रों को अगले प्रयोग के लिए दूसरे हॉल में जाने के लिए कहा गया। इस दौरान हर छात्र की चलने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया। शोधकर्ता ने पाया कि सभी छात्र अपनी सामान्य गति से बहुत धीरे चल रहे थे, जैसे बूढ़े लोग अक्सर चलते हैं। बुढ़ापे से जुड़ी बातें इन छात्रों के दिमाग में बैठ गईं और वे बूढ़ों की तरह व्यवहार करने लगे। प्राइमिंग हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करती है, जैसे ही अन्य सामाजिक तत्व करते हैं। जिस तरह का माहौल हम में रहते हैं और जो खबरें हम सुनते या पढ़ते हैं, उनका हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। इसीलिए नकारात्मक खबरें सुनने या देखने के बजाय हमें पढ़ना चाहिए। अच्छी और पॉजिटिव चीजें बढ़ती जाएं और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। दोस्तों, ब्रेन बुक चैनल पर हम मानते हैं कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं जब हम आपके साथ जीवन बदल देने वाली किताबों के सारांश साझा करते हैं। इस सोच को पूरा करने के लिए भारत के प्रमुख ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म QQ FM ने आपको खास 50% की छूट दी है। अगर आपको किताबों के सारांश या प्रेरणादायक जीवनी सुनना पसंद है, तो आप अपने फोन में KUKU FM मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें और द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जैसी आरामदायक ऑडियोज का आनंद लें। पॉजिटिव सोच की ताकत से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। QQ FM की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको ये ज्ञान लेने के लिए एक जगह बैठने की जरूरत नहीं। आप चलते फिरते, सफर करते या ड्राइविंग करते हुए भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन कीमत 399 रुपए है, लेकिन अगर आप कोड BB50 यूज करेंगे तो आपको 50% की छूट मिलेगी। मतलब अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए होगी, जो कि रोजाना करीब 50 पैसे ही पड़ते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको 1000 बुक समरीज, प्रेरणादायक जीवनी और भी बहुत कुछ मिलेगा। याद रखो, ये 50% की छूट सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है, इसलिए देर मत करो और इस स्पेशल BB50 डिस्काउंट कोड का फायदा उठाओ ताकि अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव ला सको। तुम QQ FM ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो इफेक्ट, सोचो तुम एक पार्टी में बेन नाम के एक बंदे से मिलते हो और पाते हो कि बेन बहुत मस्त और मजेदार इंसान है। बाद में उसी पार्टी में अगर कोई पूछे कि क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो चैरिटी में मदद कर सकता है, तो तुम बिना ज्यादा सोचे समझे बेन का नाम दे देते हो, जबकि तुम्हें बस इतना पता है कि बेन एक मजेदार बंदा है। दूसरे शब्दों में, तुम बेन के एक खास पहलू को पसंद करते थे और इसीलिए तुमने मान लिया कि तुम उसे पूरी तरह पसंद करते हो। हम अक्सर किसी को पसंद या नापसंद कर लेते हैं बिना उनके बारे में ज्यादा जाने। इसे हेनलो इफेक्ट कहते हैं। यह हेनलो इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जल्दी फैसला लेना चाहता है, लेकिन इससे अक्सर गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास सही जानकारी पूरी नहीं होती। हमारा दिमाग इस कमी को पूरा करने के लिए अक्सर गलत सुझावों पर भरोसा करता है। प्राइमिंग की तरह हेनलो इफेक्ट भी अपने आप होता है, बिना हमारी जानबूझकर कोशिश के। जागरूकता हमारे फैसलों, चुनौतियों और कार्यों को प्रभावित करती है। भाग 2, ह्यूरिस्टिक्स और बायस। अक्सर हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें जल्दी से कोई फैसला लेना होता है। ऐसी स्थिति में हमारी दिमाग तेजी से स्थिति को समझता है और कुछ शॉर्टकट्स के जरिए जल्दी फैसला लेने में मदद करता है। इन शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ज्यादातर ये तरीका बहुत मददगार साबित होता है, लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग इस तरीके का ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है। जब ऐसे हालात में ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाए जहां ये कोई फायदा नहीं देता, तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं। ह्यूरिस्टिक्स की वजह से हम उन चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जिन्हें हम ज्यादा सुनते या बात करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में जब लोगों से पूछा गया कि उनके हिसाब से दिल की बीमारी और हादसे में से कौन ज्यादा मौतें करता है, तो 80% लोगों ने कहा कि ज्यादातर मौतें हादसों की वजह से होती हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग हादसों की तुलना में दिल की बीमारी से मरते हैं। हादसे में मरने की संभावना 1 लाख में सिर्फ 20 है, जबकि दिल की बीमारी से मरने की संभावना 1 लाख में 220 है। इसका मतलब दिल की बीमारी से मरने का खतरा 100 गुना ज्यादा है। फिर भी ज्यादातर लोग मौत का कारण हादसे मानते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम अक्सर अखबारों या टीवी पर हादसों की खबरें पढ़ते या सुनते हैं। इसका हमारे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और हमें लगता है कि ज्यादा मौतें हादसों की वजह से हो रही हैं।
मीडिया की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो जानबूझकर ऐसे समाचार दिखाता है ताकि इसे ज्यादा टीआरपी मिले और वो ज्यादा फायदा उठा सकें। अगर मीडिया दिल से जुड़ी खबरें भी दिखाए तो दुनिया में इस बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इसीलिए तुम्हें सेहतमंद खाना खाना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी उनकी टीआरपी बढ़ेगी नहीं और उन्हें नुकसान नहीं होगा। इसीलिए हमारे दिमाग की ह्यूरिस्टिक प्रक्रिया और मीडिया लोगों के प्रभाव में आकर हम गलत फैसले लेते हैं। जोखिम लेना, तुम सोच सकते हो कि अगर हम जोखिम या उसकी संभावना को माप लें तो हर कोई उसी तरह से इन जोखिमों से निपटेगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। भले ही तुम पूरी सावधानी से सारी तैयारी कर लो, तब भी थोड़ा सा बदलाव करने पर उस खतरे का सामना करने की रणनीति भी बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर एक प्रयोग किया गया था जिसे मिस्टर जोन्स कहा गया। एक मनोवैज्ञानिक ने 2 ग्रुप्स से पूछा कि मिस्टर जोन्स एक मानसिक मरीज हैं, तो क्या उन्हें मानसिक अस्पताल से छुट्टी देना सही होगा? पहले ग्रुप को बताया गया कि मिस्टर जोन्स जैसे मरीज की हिंसा करने की संभावना सिर्फ 10% है और दूसरे ग्रुप को बताया गया कि 100 में से 10 मरीज मिस्टर जोन्स जैसे हिंसा करने की संभावना रखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं, बस बताने का तरीका अलग है। पहली ग्रुप के मुकाबले दूसरी ग्रुप में लगभग 2 गुने लोग थे जिन्होंने कहा कि मिस्टर जोन्स के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की बात पूरी तरह से नकार दी गई। ये प्रयोग दिखाता है कि किसी भी जोखिम को बताने या पेश करने का तरीका हमारे फैसलों पर गहरा असर डालता है। भाग तीसरा, आत्मविश्वास। हमारा दिमाग काम के अनुसार अलग अलग मात्रा में ऊर्जा इस्तेमाल करता है। जब हमें किसी काम पर बहुत कम ध्यान देना होता है और हम खर्च करते हैं, बहुत कम ऊर्जा लगती है, तो ऐसी स्थिति को कॉग्निटिव ईज कहते हैं। वहीं जब हमें किसी काम में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, तो ऐसी स्थिति को कॉग्निटिव स्ट्रेन कहते हैं। कॉग्निटिव ईज की हालत में हमारा दिमाग सिस्टम 1 के कंट्रोल में होता है, जो जल्दी और सहज तरीके से काम करता है, और सिस्टम 2 जो लॉजिकल होता है और ज्यादा ऊर्जा लेता है, वह उस समय आराम की स्थिति में रहता है। इसका मतलब ये है कि कॉग्निटिव ईज की स्थिति में हम ज्यादा रचनात्मक और खुशमिजाज होते हैं, लेकिन साथ ही गलती करने की संभावना भी बढ़ जाती है। जब हमारा दिमाग ज्यादा सोच विचार में उलझा होता है, तब सिस्टम 2 हमारे दिमाग पर काबू पाता है। सिस्टम 2 हमारी फैसलों और उनके नतीजों को सिस्टम 1 से कहीं ज्यादा ध्यान से जांचता है। इसीलिए इस स्थिति में भले ही हम कम क्रिएटिव और थोड़ा तनाव में हों, लेकिन गलती करने की संभावना कम होती है। धारणाएं और भविष्यवाणियां। दोस्तों, हम किसी भी चीज की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हमें हमेशा बेस रेट को ध्यान में रखना चाहिए। ये बेस रेट एक सांख्यिकीय आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक टैक्सी कंपनी के 20% टैक्सी पीली हैं और 80% लाल, तो इस मामले में पीले टैक्सियों का बेस रेट 20% होगा और लाल टैक्सियों का बेस रेट 80% होगा। अगर आप टैक्सी मंगाते वक्त इस बेस रेट को ध्यान में रखो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन रंग की टैक्सी आने की संभावना ज्यादा है। इसलिए हमें कोई भी भविष्यवाणी करते वक्त हमेशा इसके बेस रेट को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा आम तौर पर नहीं होता। असल में हम अक्सर बेस रेट को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम ज्यादा ध्यान उस बात पर देते हैं कि क्या हो सकता है, बजाय इसके कि क्या होना चाहिए। मान लो उन टैक्सियों के बारे में सोचो। अगर तुम्हारे सामने 5 लाल टैक्सी गुजरती हैं, तो तुम ये सोच सकते हो कि अगली टैक्सी पीली हो सकती है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता कि कितनी बार किस रंग की टैक्सी गुजरी, क्योंकि अगले टैक्सी के ही इन लो इफेक्ट भी अपने आप होता है, बिना हमारी जानबूझकर कोशिश के। जागरूकता हमारे फैसलों, चुनौतियों और कार्यों को प्रभावित करती है। भाग 2, ह्यूरिस्टिक्स और बायस। अक्सर हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें जल्दी से कोई फैसला लेना होता है। ऐसी स्थिति में हमारी दिमाग तेजी से स्थिति को समझता है और कुछ शॉर्टकट्स के जरिए जल्दी फैसला लेने में मदद करता है। इन शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ज्यादातर ये तरीका बहुत मददगार साबित होता है, लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग इस तरीके का ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है। जब ऐसे हालात में ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाए जहां ये कोई फायदा नहीं देता, तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं। ह्यूरिस्टिक्स की वजह से हम उन चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जिन्हें हम ज्यादा सुनते या बात करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में जब लोगों से पूछा गया कि उनके हिसाब से दिल की बीमारी और हादसे में से कौन ज्यादा मौतें करता है, तो 80% लोगों ने कहा कि ज्यादातर मौतें हादसों की वजह से होती हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग हादसों की तुलना में दिल की बीमारी से मरते हैं। हादसे में मरने की संभावना 1 लाख में सिर्फ 1 है, 20 है, जबकि दिल की बीमारी से मरने की संभावना 1 लाख में 220 है। इसका मतलब दिल की बीमारी से मरने का खतरा 100 गुना ज्यादा है। फिर भी ज्यादातर लोग मौत का कारण हादसे मानते हैं।
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम अक्सर अखबारों या टीवी पर हादसों की खबरें पढ़ते या सुनते हैं। इसका हमारे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और हमें लगता है कि ज्यादा मौतें हादसों की वजह से हो रही हैं। मीडिया की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो जानबूझकर ऐसे समाचार दिखाता है ताकि इसे ज्यादा टीआरपी मिले और वो ज्यादा फायदा उठा सके। अगर मीडिया दिल से जुड़ी खबरें भी दिखाए तो दुनिया में इस बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इसीलिए तुम्हें सेहतमंद खाना खाना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी उनकी टीआरपी बढ़ेगी नहीं और उन्हें नुकसान नहीं होगा। इसीलिए हमारे दिमाग की ह्यूरिस्टिक प्रक्रिया और मीडिया व लोगों के प्रभाव में आकर हम गलत फैसले लेते हैं। जोखिम लेना तुम सोच सकते हो कि अगर हम जोखिम या उसकी संभावना को माप लें तो हर कोई उसी तरह से इन जोखिमों से निपटेगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। भले ही तुम पूरी सावधानी से सारी तैयारी कर लो, तब भी थोड़ा सा बदलाव करने पर उस खतरे का सामना करने की रणनीति भी बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर एक प्रयोग किया गया था जिसे मिस्टर जोन्स कहा गया। एक मनोवैज्ञानिक ने 2 ग्रुप्स से पूछा कि मिस्टर जोन्स एक मानसिक मरीज हैं, तो क्या उन्हें मानसिक अस्पताल से छुट्टी देना सही होगा? पहले ग्रुप को बताया गया कि मिस्टर जोन्स जैसे मरीज के हिंसा करने की संभावना सिर्फ 10% है और दूसरे ग्रुप को बताया गया कि 100 में से 10 मरीज मिस्टर जोन्स जैसे हिंसा करने की संभावना रखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं, बस बताने का तरीका अलग है। पहली ग्रुप के मुकाबले दूसरी ग्रुप में लगभग 2 गुने लोग थे जिन्होंने कहा कि मिस्टर जोन्स के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की बात पूरी तरह से नकार दी गई। ये प्रयोग दिखाता है कि किसी भी जोखिम को बताने या पेश करने का तरीका हमारे फैसलों पर गहरा असर डालता है। भाग 3, आत्मविश्वास। हमारा दिमाग काम के अनुसार अलग अलग मात्रा में ऊर्जा इस्तेमाल करता है। जब हमें किसी काम पर बहुत कम ध्यान देना होता है और हम खर्च करते हैं, बहुत कम ऊर्जा लगती है, तो ऐसी स्थिति को कॉग्निटिव ईज कहते हैं। वहीं जब हमें किसी काम में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, तो ऐसी स्थिति को कॉग्निटिव स्ट्रेन कहते हैं। कॉग्निटिव ईज की हालत में हमारा दिमाग सिस्टम 1 के कंट्रोल में होता है, जो जल्दी और सहज तरीके से काम करता है, और सिस्टम 2 जो लॉजिकल होता है और ज्यादा ऊर्जा लेता है, वह उस समय आराम की स्थिति में रहता है। इसका मतलब ये है कि कॉग्निटिव ईज की स्थिति में हम ज्यादा रचनात्मक और खुश मिजाज होते हैं, लेकिन साथ ही गलती करने की संभावना भी बढ़ जाती है। जब हमारा दिमाग ज्यादा सोच विचार में उलझा होता है, तब सिस्टम 2 हमारे दिमाग पर काबू पाता है। सिस्टम 2 हमारी फैसलों और उनके नतीजों को सिस्टम 1 से कहीं ज्यादा ध्यान से जांचता है। इसीलिए इस स्थिति में भले ही हम कम क्रिएटिव और थोड़ा तनाव में हों, लेकिन गलती करने की संभावना कम होती है। धारणाएं और भविष्यवाणियां। दोस्तों, हम किसी भी चीज की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हमें हमेशा बेस रेट को ध्यान में रखना चाहिए। ये बेस रेट एक सांख्यिकीय आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक टैक्सी कंपनी के 20% टैक्सी पीली है और 80% लाल, तो इस मामले में पीले टैक्सियों का बेस रेट 20% होगा और लाल टैक्सियों का बेस रेट 80% होगा। अगर आप टैक्सी मंगाते वक्त इस बेस रेट को ध्यान में रखो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन रंग की टैक्सी आने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए हमें कोई भी भविष्यवाणी करते वक्त हमेशा इसके बेस रेट को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा आम तौर पर नहीं होता। असल में हम अक्सर बेस रेट को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम ज्यादा ध्यान उस बात पर देते हैं कि क्या हो सकता है, बजाय इसके कि क्या होना चाहिए। मान लो उन टैक्सियों के बारे में सोचो। अगर तुम्हारे सामने 5 लाल टैक्सी गुजरती हैं, तो तुम ये सोच सकते हो कि अगली टैक्सी पीली हो सकती है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता कि कितनी बार किस रंग की टैक्सी गुजरी, क्योंकि अगले टैक्सी के लाल होने की संभावना 80% है। और अगर हम टैक्सियों के बेस रेट को ध्यान में रखें तो ये बात आसानी से समझ में आ जाती है। फिर भी हम ये अंदाजा लगाते हैं कि अगली टैक्सी पीली हो सकती है और इसी वजह से हम ज्यादातर गलत होते हैं। भाग 4, विकल्प उपयोगिता सिद्धांत। काफी लंबे समय तक कुछ ताकतवर और प्रभावशाली अर्थशास्त्री ये मानते थे कि वे अपनी सारी फैसले बस तर्क के आधार पर लेते हैं। उनका कहना था कि वे अपने सारे फैसले यूटिलिटी थ्योरी के हिसाब से लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान कोई फैसला करता है तो वह सारे तथ्य या जानकारी चेक करने के बाद ही सही ऑप्शन चुनता है, ताकि उसे सबसे ज्यादा फायदा हो सके। यूटिलिटी थ्योरी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको आम से ज्यादा संतरा खाना पसंद है, तो आप जीतने की संभावना में संतरे को ज्यादा महत्व देंगे। 10% संतरे जीतने की संभावना 10% आम जीतने की तुलना में है। उपयोगिता सिद्धांत ये भी कहता है कि हर व्यक्ति अपनी सेवाओं और वस्तुओं का मूल्यांकन एक ही तरीके से करता है। उदाहरण के लिए 2 लोग हैं, जॉन और मार्क। दोनों के पास $5 मिलियन हैं, तो उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार दोनों की संपत्ति बराबर है, इसलिए दोनों अपनी दौलत से समान रूप से खुश होंगे।
अब चीजें थोड़ी बदलते हैं और जानते हैं कि जॉन और मार्क ने ये $5 मिलियन कैसे कमाए। जॉन और मार्क के पास ये $5 मिलियन कैसीनो में जुआ खेलने की वजह से है। जहां जॉन 1 मिलियन डालता है और 5 मिलियन लेकर लौटता है, वहीं मार्क 9 मिलियन डालता है लेकिन 5 मिलियन लेकर लौटता है। तो साफ है कि जॉन की संपत्ति बढ़ी है और मार्क की संपत्ति घट गई है। तो क्या आपको लगता है कि जॉन और मार्क दोनों अपने 5 मिलियन से एक जैसे खुश होंगे? इसीलिए ये तो साफ है कि यूटिलिटी थ्योरी हर जगह एक जैसी काम नहीं करती। प्रोस्पेक्ट थ्योरी पिछले उदाहरण से हमें पता चला कि यूटिलिटी थ्योरी काम नहीं करती, तो फिर कौन सी थ्योरी काम करती है? एक और विकल्प है प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जो कि यह सिद्धांत खुद लेखक डैनियल कैनमैन द्वारा विकसित किया गया है। लेखक को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। डैनियल कैनमैन की प्रोस्पेक्ट थ्योरी यूटिलिटी थ्योरी को चुनौती देती है और कहती है कि हम हमेशा तर्कसंगत तरीके से फैसले नहीं लेते। उदाहरण के लिए 2 जुआ खेलने की परिस्थितियों पर गौर करें। पहली स्थिति में लोगों को 1000 रुपये दिए जाते हैं और 2 विकल्प मिलते हैं। या तो वे निश्चित रूप से 500 रुपए और जीत सकते हैं, या 50% संभावना है कि वे 1000 रुपए और जीत जाएं। दूसरी स्थिति में लोगों को 2000 रुपये थे और उन्हें 2 ऑप्शन भी दिए गए थे। या तो वे पक्के तौर पर 500 रुपए हार सकते थे, या फिर 50% चांस था कि वे और 1000 रुपए हार जाएं। अगर हम पूरी तरह से तर्कसंगत फैसले लें तो हम दोनों ही हालात में एक ही ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली स्थिति में लोग फिक्स्ड रकम वाला ऑप्शन चुनते हैं, जबकि दूसरी स्थिति में लोग जुआ खेलने का फैसला करते हैं। अगर आप दोनों हालात को फिर से देखें तो समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। असल में पहली स्थिति में शुरुआत मूल्य पहले 1000 रुपए था, जो बढ़कर 1500 रुपए हो गया, लेकिन दूसरी स्थिति में शुरुआती कीमत 2000 रुपए थी, जो घटकर 1500 रुपए हो गई। दोनों ही हालात में आखिरी कीमत 1500 रुपए थी जैसी है, लेकिन क्योंकि पहली स्थिति में कीमत बढ़ रही है तो उसे अच्छा सौदा माना जाता है, और दूसरी स्थिति में कीमत घट रही है, इसीलिए लोग इसके बजाय जुआ खेलने का मन बनाते हैं। भाग 5। 2. खुद हमारा दिमाग सीधे किसी भी अनुभव को याद नहीं रख सकता। हमारे पास 2 अलग अलग याददाश्त होती हैं और दोनों किसी भी स्थिति को अलग अलग तरीके से याद करती हैं। पहला है अनुभव करने वाला स्वयं, जो किसी भी स्थिति में हमारे महसूस करने का रिकॉर्ड रखता है। ये ऐसे सवाल पूछता है जैसे तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो। दूसरा है याद रखने वाला स्वयं, जो पूरे घटना को देखने का रिकॉर्ड रखता है। ये ऐसे सवाल करता है जैसे ये पूरी स्थिति कैसी थी। हमारा अनुभव करने वाला स्वयं हमेशा सही रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में हमारा महसूस बिल्कुल सही होता है, लेकिन हमारा याद रखने वाला स्वयं कम सटीक होता है, क्योंकि यह यादें स्थिति के खत्म होने के बाद रिकॉर्ड करता है और हमारी याददाश्त पर हावी रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंत में मैं सारे जरूरी पॉइंट्स दोहराऊंगा, तो चलिए एक बार फिर से सभी अहम बातों पर नजर डालते हैं। पहली बात, हमारे दिमाग में सोचने के 2 सिस्टम होते हैं। सिस्टम एक स्वाभाविक और तेजी से काम करता है, बिना हमारी मर्जी के। सिस्टम 2 दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें सूझबूझ से फैसले लेने, सोचने और विश्वास बनाने में मदद करता है। दूसरी बात, हमारे दिमाग का काम करने का तरीका ऐसा है कि हम कम से कम ऊर्जा खर्च करके सबसे कम समय में काम पूरा कर सकते हैं। 3, हम जिस माहौल में रहते हैं और जो खबरें सुनते या पढ़ते हैं, उनका हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। इसीलिए नकारात्मक खबरें सुनने या देखने के बजाय हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी और सकारात्मक बातें पढ़नी चाहिए और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। 4, कोई भी भविष्यवाणी करते समय हमें हमेशा उसके बेस रेट को ध्यान में रखना चाहिए। 5, हमारा दिमाग किसी भी अनुभव को सीधे याद नहीं रख सकता। हमारे पास 2 तरह की याददाश्त होती है, अनुभव करने वाला सेल्फ और याद रखने वाला सेल्फ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो, जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब पर आधारित है, पसंद आया होगा। मैं जल्द ही आपके लिए एक नई जिंदगी बदल देने वाली वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अच्छा समय बिताओ।